सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपका जो सेकेंड पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें हमने कल के टॉपिक में देखा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ये बनाई गई थी और ये संसद में पास की गई थी। आप देख सकते हैं 8 अगस्त 1986 को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बिल्कुल नीति, नियम और कानून के साथ बनाई गई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है कि इस शिक्षा नीति के 12 अध्याय या 12 भाग हैं, यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसके टोटल 12 भाग हैं। अब दोस्तों देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो अभी तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में नहीं था। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति या इसको हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ज्यादा जानते हैं, और इसमें आपको दिखेगा बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे और वास्तव में जो देश में क्रांति आई इसके बाद शिक्षा में, वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी और इस तरीके से इसमें तकनीकी शिक्षा का प्रयोग बहुत अधिक किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसे लागू करने के लिए अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया। आप देख सकते हैं जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया, यानी कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया और इसके भी 24 भाग थे। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसे लागू करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया था, क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया था, उसके कितने भाग थे? तो उसके 24 भाग थे। अब दोस्तों, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले 10+2+3 शैक्षिक ढांचा, यानी कि हाई स्कूल के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, ये चीज यहाँ पर भी देखी गई और यही चीज हमने देखा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही चीज ली गई, यानी कि हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप पढ़ते हो, फिर आप 3 साल का ग्रेजुएशन, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम आप कुछ भी करते हो। इसके अलावा +2 में व्यवसायीकरण शिक्षा दी जाए। अब ये +2 क्या है? +2 का मतलब इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के बाद आप लोग देखते हो कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं। जो बच्चे साइंस लिए रहते हैं या जो बच्चे बायो लिए रहते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना होता है। और जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से पढ़ते हैं वो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। और जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से व्यवसायीकरण शिक्षा दी जाए बच्चों को, ये कहना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। इसके अलावा समावेशी शिक्षा लागू हो। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति, लिंग, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़की हो लड़का हो, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? समावेशी शिक्षा लागू हो, यही चीज यहाँ पर कही गई है। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का मतलब है प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है। और प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिले 6 वर्ष से जो छोटे बालक हैं, और फिर उनको प्राथमिक शिक्षा मिले। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश 14 वर्ष की आयु तक ठहराव और गुणात्मकता में वृद्धि की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश 14 वर्ष की आयु तक, इसका मतलब है कि आप सभी लोग को पता है आज भी हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो यहाँ पर भी यही चीज कही गई है कि देखिए, स्कूल में बच्चे ने नामांकन करा लिया, बच्चे का एडमिशन हो गया, लेकिन बच्चा कुछ दिन स्कूल आया, उसके बाद उसने स्कूल आना बंद कर दिया। तो अगर इस तरीके से खासकर प्राइमरी स्कूलों में जब आप जाओगे पढ़ाने तो आप देखोगे कि किस तरीके से एक बच्चा हफ्ते में 1 दिन आ गया तो 4-5 दिन बिल्कुल गायब है। तो इस तरीके से अगर
बच्चा करेगा तो आप खुद सोचो कि आपने जो चीज मंडे को पढ़ाई थी, अगर बच्चा सैटरडे तक स्कूल में नहीं आया है, तो उस हफ्ते जितनी चीजें पढ़ाई गई रही होंगी वो क्या सीखेगा? वो कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसलिए स्कूल में बच्चे का रुकना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे का रोज़-रोज़ समय से स्कूल आना और रोज़ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है और गुणात्मकता का मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिसकी बात हम बार-बार करते हैं प्राइमरी में कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणात्मकता कब बढ़ेगी? जब गुणात्मक टीचर जाएँगे, जब ट्रेन्ड टीचर जाएँगे, जो आप लोग डीएलएड कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो ताकि आप प्राथमिक में जा कर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको, क्योंकि जो डीएलएड का कोर्स होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है? प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें ठहराव, यानी कि बच्चे स्कूल में रुके, ये ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे घर पर ना रुकें। और गुणात्मक शिक्षा का मतलब गुणात्मक टीचर दिए जाएँ, अच्छे टीचर दिए जाएँ जो वेल क्वालिफाइड हों, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने की डिग्री ली हो, जिन्होंने कोर्स किया हो, ऐसे शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त किया जाए। अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसे क्यों नाम दिया गया? सबसे पहले तो आप लोग ये सुनिए, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है, क्लास की शोभा होती है। अगर एक खुला कमरा है, उस कमरे में कुछ भी नहीं है, अगर आपने एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब वो कमरा नहीं रह गया, वो कमरा क्या हो गया? क्लास हो गया, क्लास रूम बन गया। वो रूम क्या बन गया? क्लासरूम बन गया। तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम देने का मतलब क्या था दोस्तों? कि अगर कोई कमरा खाली है, उस पर आपने ब्लैक बोर्ड लगा दिया तो वो क्लासरूम बन गया। तो इसी तरीके से कि अगर हमारे पास बहुत कम सुविधाएँ हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अगर एक ब्लैक बोर्ड है, तो हम बच्चों को आसानी से बैठा करके पढ़ा सकते हैं। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चली, इसका मतलब था कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएँ देना, यानी कि एक विद्यालय में कम से कम 2 टीचर तो ज़रूर हों। 2 टीचर हों और साथ ही साथ 2 कमरे, यानी कि अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या योजना चलाई गई है, तो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एक विद्यालय में कम से कम 2 टीचर और 2 कमरों की व्यवस्था हो। तो ये हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, यानी कि हर एक विद्यालय के अंदर हमको कम से कम 2 अध्यापक चाहिए और 2 कमरे चाहिए, ताकि स्कूल में पठन-पाठन अच्छे से हो सके। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कब से हुआ था? 1987 से, 1987 से ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कार्य करने लगी थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। इसके बाद विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश उनको विद्यालय छोड़ना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे तो होते हैं, सब नहीं होते ऐसे। कुछ बच्चों के यहाँ आर्थिक तंगी होती है या किसी रीज़न में वो छोड़ देते हैं विद्यालय, तो ऐसे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाए। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब कि अगर वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं तो घर पर ही उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और आप सभी लोग को पता है जो औपचारिक शिक्षा होती है वो स्कूल में होती है, बाकी बच्चा जो चीज़ें कहीं से भी सीखता है वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा, तो ये पहली शिक्षा नीति है जिसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। आप सभी लोग को पता है हमारे देश में आरक्षण क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ये जातियाँ, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ, ये बहुत पीछे चली गई थी। तो इस वजह से कहीं न कहीं इनको भी उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की गई इनके, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया, और आपने शुरू से देखा है कि जो भी शिक्षा नीति बनी है, चाहे वो आज़ादी से पहले की हो या आज़ादी के बाद की हो, सभी में स्त्री शिक्षा की बात की गई है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और कहीं न कहीं आज इसी की बदौलत हमारे देश की बहुत सारी महिलाएँ आगे निकल रही हैं। अब अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों का मतलब है जैसे भारत है तो भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? बाकी सभी धर्म अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है? हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म है वो सभी क्या कहलाएँगे? अल्पसंख्यक कहलाएँगे। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में।
अब विकलांगों की शिक्षा यानी कि जो दिव्यांगजन है जिसको आज हम बोलते हैं, जो डिसेबल पर्सन्स हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई। यानी कि समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था अगर देखा जाए तो पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ये खोले गए। आप सभी को पता है कि इसका नवोदय विद्यालय जो होते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और जो भी बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करता है वो जवाहर नवोदय विद्यालयों में जाते हैं। वहां पर उनके रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था होती है और उनको उच्च क्वालिटी की एजुकेशन भी उन स्कूलों में, जवाहर नवोदय विद्यालयों में मिलती है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके से बच्चों को निःशुल्क पूरी शिक्षा दी जाती है और इस तरीके से उनके माता-पिता अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भी बच्चे की पढ़ाई पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा जो उसका व्यय होता है, पढ़ाई-लिखाई, खाने-पीने हर चीज का ध्यान कौन रखता है? सरकार रखती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर उच्च शिक्षा या मुक्त विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब जो पत्राचार माध्यम से शिक्षा होती है या दूरस्थ माध्यम से शिक्षा होती है, जैसे कि इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसमें इस तरीके से शिक्षा दी जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो अपना रेगुलर क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो इस तरीके से दूरस्थ माध्यम से शिक्षा लेने की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। अब इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो शिक्षा नीति थी काफी हद तक बहुत ही अच्छी सिद्ध हुई। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता, ये आपको बिल्कुल नई चीज देखने को मिलेगी कि सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन देने की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। यानी कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने की बात की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सबसे पहले कंप्यूटर से शिक्षा देने की बात या कंप्यूटर साक्षरता की बात किस शिक्षा नीति में की गई है। तो यह आपको याद रखना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई है। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा या प्रबंधन शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाए। आज का युग क्या है? टेक्नोलॉजी का। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे है वो सबसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो इस पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर इसकी भी व्यवस्था की गई तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा की। पुस्तकों की गुणवत्ता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर पुस्तकों की गुणवत्ता अच्छी होगी, उसका जो मटेरियल अंदर का होगा वो अच्छा होगा और उसकी जो क्वालिटी होगी पेजों की वो अच्छी होगी, तो बच्चे पढ़ने में और इंटरेस्ट लेंगे। आप सभी को पता है अगर बच्चे के सामने एक केवल किताब रख दी जाए, वो बिल्कुल सिंपल केवल ब्लैक एंड व्हाइट पेज हो, उसमें कोई फिगर उगर ना बना हो, और अगर दूसरी तरफ उसके बगल में एक ऐसा पुस्तक या ऐसी बुक रख दी जाए जिसमें बहुत सारी चीजें, उसमें चित्र बने हो, सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे बैलून्स बने हो, रंग-बिरंगे कार्टून्स बने हो, तो आपको अच्छे से पता है बच्चा कौन सी किताब चूज करेगा। और इस तरीके से बच्चों को पुस्तकों की जो गुणवत्ता है बच्चों की वो भी अच्छी हो, इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन है। यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसने पुस्तकों की गुणवत्ता पर भी कार्य किया। अब इसके बाद देखिए खेल कूद, शारीरिक शिक्षा तथा समाज सेवा की भी बात की गई है। यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें बच्चों को खेल कूद में भी बढ़ावा देने की बात की गई है, शारीरिक शिक्षा देने की भी बात की गई है और समाज सेवा की भी बात की गई है। यानी कि अगर आप पढ़ लिख लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, जीवन में आप बहुत ऊंचाई पर चले गए, आपने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, तो आपको समाज सेवा पर भी ध्यान देना है। आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है। जो लोग गरीब हैं उनको भी ऊपर उठाना है। इस तरीके से ये जो शिक्षा नीति बनी इसमें पूरी कोशिश की गई कि जो मनुष्य है उसको नैतिक मूल्यों को भी दिया जाए ताकि वो अपने साथ-साथ अपने आस-पास के समाज के लोगों को की दशा को भी और अच्छा कर सके। यानी कि जो किसी की अच्छी दशा नहीं है, कोई दुर्दशा में है तो उसकी दशा को और सुधार सके और उस व्यक्ति को ऊपर उठा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना करके उसके द्वारा समाज में भी कुछ जागरूकता फैलाई जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय। दोस्तों ये आपने देखा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने के लिए बोला गया था और यही चीज
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आपको देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा क्रियान्वयन व समीक्षा, इसका मतलब है जो इतनी सारी नीतियां बनी हैं, इतनी सारी नीतियों का हर 5 वर्ष पर निरीक्षण किया जाए, समीक्षा की जाए कि इस क्या-क्या ये जितनी भी हमने नीतियां बनाई हैं ये सब चल रही हैं और इनमें अगर ये चल रही है, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं और कैसे जो शिक्षा है पूरे देश की उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक 5 वर्ष पर इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा भी रखी गई कि हर 5 वर्ष पर इस पर हम विचार-विमर्श करेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अच्छी चीज़ें और क्या चीज़ें जो काम की नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो आज का यहाँ पर ये पूरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड के सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को देख सके, क्योंकि हम लोगों ने आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और सभी की क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को तो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस लिंक पर जा सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग हमारे सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों हमारी जितनी भी वीडियोस है वो आपके बहुत काम की है, हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। हैंड रिटन नोट्स स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोगों को मटेरियल जो भी हम देते हैं वो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको एग्जाम तक ये सब चीजें अच्छे से याद रहेंगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और ऐसे ही आप लोगों को लगातार हम ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे जो आपको क्वालिटी से भरपूर मिलेंगी, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आपको फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा एजुकेशन दे। तो इसलिए आप लोग प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए अधिक से अधिक लोग और लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।